मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स राउल्स लॉ को। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको स्टेट कर लेते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपका जो वेपर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स सोल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि राउल्स लॉ हमें ये बताता है कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर आपके पास सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जब हम कह रहे हैं या बात करें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की तो स्टूडेंट्स आपके पास यानी कि नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो इजीली आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल एंटिटी ऐड कर देंगे सॉल्वेंट के अंदर तो एज अ रिजल्ट आपका जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स वो आपके पास डिक्रीज होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपको राउल्स लॉ बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एज अ रिजल्ट है व्हेन एवर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट तो स्टूडेंट्स वो आपके पास डिपेंड किस पे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है P इज इक्वल्स टू P नॉट x1। यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के पास। यानी कि सॉल्वेंट का कितना आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दैट ऑफ सोल्यूशन तो वो जो आपके पास वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आगे चलेंगे जब हम डिराइव करेंगे फर्दर इसको तो हम ये देखेंगे कि आपके पास सोल्यूट पे कैसे डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया x1, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो P है ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स इससे अगर हम डेरिवेशन करें तो हम इस तरह से देख सकते हैं यानी कि हमें ये देखना है कि सोल्यूट पे डिपेंडेंट कैसे है राउल्स लॉ या उस पर स्टूडेंट्स जो आपका वेपर प्रेशर है वो कैसे डिपेंडेंट है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है कि स्टूडेंट्स आपके पास x1 प्लस x2 1 के इक्वल होते हैं यानी कि मोल फ्रैक्शन की आपके पास ये वैल्यू। अगर हम स्टूडेंट्स x1 को सेपरेट कर दें तो आपके पास 1 माइनस x2 वैल्यू आती है। तो हम स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे x1 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस x2 की। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा P नॉट माइनस P नॉट x2 आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास P नॉट x2 रह जाएगा यानी कि P माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू P नॉट x2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो स्टूडेंट्स इसको आप कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट x2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो डेल्टा P है ये आपके पास आ जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लेकिन स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें P इज इक्वल्स टू P नॉट x2 यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप इस P को इधर ले जाएं डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट इज इक्वल्स टू x2 तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगी लोअरिंग से रिलेटिव लोअरिंग कहेंगे यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सोल्यूट का उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोल्यूट का आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स दैट ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उतना ज़्यादा आपकी जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है आपके पास राउल्स लॉ। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो राउल्स लॉ होता है ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्विमोलर कंसंट्रेशन जब यूज़ हो रही होती हैं तो ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास राउल्स लॉ आता है फॉर आइडियल सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स यानी कि लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स यानी कि लिक्विड या आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आइडियल सोल्यूशन ओबे करते हैं राउल्स लॉ को। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है या सोल्यूट की एडिशन से स्टूडेंट्स आपके पास वेपर प्रेशर कैसे कम हो रहा है उसकी स्टूडेंट्स आप एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स वो ऐसे कम होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है हम जिसको आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं वो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि आपने सोल्यूट जैसे ही ऐड किया तो क्या होता है कि आपके जो
सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो इंटरेक्शंस डेवलप कर रहे होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि जिन्होंने स्टूडेंट्स आपके पास वेपर फेज में कन्वर्ट होना होता है, वो क्या होता है इनसाइड इंटरेक्शंस की वजह से वो वेपराइज नहीं होते या वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। और वो बेसिकली क्यों नहीं होते? ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सोल्यूशन विद अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है और उसके जो वेपर्स होते हैं एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या है ये वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो कम जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और वो किस तरह से आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट से डिपेंडेंट है और डायरेक्टली सोल्यूट से कैसे रिलेटेड है, उसकी मोल फ्रैक्शन से, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से, उसको हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल नंबर 9 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 28.4 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ केन शुगर। ये स्टूडेंट्स आपके पास सुक्रोज का फॉर्मूला इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स आपको मैस गिवन है वाटर का एट द सेम टेम्परेचर, ऑल्सो कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करनी है। यानी कि स्टूडेंट्स आप पहले वेपर प्रेशर आपको वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि आपको प्योर सॉल्वेंट का P0 की वैल्यू गिवन है, इसके थ्रू आपने सोल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सोल्यूशन की वैल्यू स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P इज इक्वल टू P0 आपके पास आ जाता है x1, यानी कि आपको x1 पता होना चाहिए इसके लिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एट दी एंड डेल्टा P भी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले x1 को कैलकुलेट करेंगे। x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो वो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की हेडिंग डाल लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स फॉर नंबर 1 फॉर शुगर। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है मैस इन ग्राम्स 70 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 342। 70 को स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर देंगे 342 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा वैल्यू 0.20 मोल्स, यानी कि ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देन स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे फॉर वाटर। फॉर वाटर स्टूडेंट्स आपके पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर आ जाता है। 1000 को आपने डिवाइड कर देना 18 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है 1000 डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू 55.5 मोल्स है स्टूडेंट्स आपके पास। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट्स इसको हमने क्या किया कि 55.5 है, इसमें आपने 0.20 को ऐड कर लिया, यानी कि 55.5 प्लस 0.20, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 55.7, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 55.7 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने, टोटल आपको पता चल गए, अब आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स जो आपके पास x1 होगी उसको हम वाटर के लिए लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वाटर के लिए उसको हम लिख देंगे, आपके पास 55.5 आ जाते हैं, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास मिक्सचर के आ जाते हैं 55.7। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे 55.5 डिवाइडेड बाय 55.7, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 0.996। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। देन स्टूडेंट्स हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके पास शुगर के लिए है। उसके लिए वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कैसे, आपके पास है 0.20 डिवाइडेड बाय 55.7, इट विल बी इक्वल टू अबाउट 0.20 डिवाइडेड बाय 55.7, इट विल बी 3.59 इंटू 10⁻³ तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि अब आपका मेन कंसर्न ये है कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो आपने देखना है कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वो आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपके पास है वैल्यू 28.4, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है
0.996 से 28.4 मल्टीप्लाई बाय 0.996, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है 28.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.996 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है 28.28। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ गई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, आपके पास सॉल्वेंट का ये था। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी 28.4 माइनस 28.28, इट विल बी इक्वल टू 0.12। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन जो वैल्यू आएगी आपके जो रिलेटिव या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.12। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको आप लिखेंगे टॉर के अंदर, यानी कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर टॉर के अंदर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ कि आपने मोल फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करना है, और आगे आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट को देखते हुए आपने लोअरिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स इससे आगे आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं थॉरली। राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। स्टूडेंट्स हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास दो लिक्विड्स हैं जिनका हमने मिक्सचर किया, यानी कि हमने इनका सॉल्यूशन बनाया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे हो रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर को हम ले लेते हैं y एक्सिस पे, जबकि हम कंसंट्रेशन को ले लेते हैं x एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है कि हम ये देखें कि हमने सोल्यूशन के मुख्तलिफ मिक्सचर्स बनाए होंगे, यानी कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाए होंगे। स्टूडेंट्स जो हम ए कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं या जो ए सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास वोलेटाइल है, जबकि जो बी कंपोनेंट है स्टूडेंट्स आपके पास वो नॉन वोलेटाइल है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास जो ग्राफ है वो कैसे वेरी कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से हम कंसंट्रेशन लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो ए है वो 100% प्रेजेंट है, जबकि बी आपके पास यहाँ पे 0% प्रेजेंट है। जबकि स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट एक्सट्रीम पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ए 0 है, जबकि बी आपके पास यहाँ पे 100% प्रेजेंट है। इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन की परसेंटेज है स्टूडेंट्स जो आपने इधर मेंशन की हुई, यानी कि हम डील कर रहे हैं कंपोजिशन के साथ, कंपोजिशन। अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं जी। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, ये स्टूडेंट्स बता रहा है कि आपका जो ए कंपोनेंट है वो 70% प्रेजेंट है, जबकि बी कंपोनेंट जो आपके पास प्रेजेंट है वो 30% प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास क्योंकि ए कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे 70% प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स जब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो जो ग्राफ आपके पास प्लॉट होता है तो उसमें स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लोप है वो एक इंक्लाइंड फॉर्म में आती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए, ये पॉइंट आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इन दोनों केसेस में यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास प्योर कंपोनेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 100% ए प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास 100% बी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे जैसे कंपोजिशन में आपके पास ए की परसेंटेज कम होती चली जा रही है, आपका वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो आप डॉटेड लाइन अपने सामने देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स आपको ये बताती है कि टिपिकली आपके पास जो वेपर प्रेशर हैं दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग वो किस तरह से मेंशन हो रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स आपने मेंशन किया कि दोनों के अगर अलग अलग होते, दोनों की अलग अलग कर्व्स होते या दोनों के अलग अलग ग्राफ होते या स्लोप्स होती तो वो किस तरह से रिप्रेजेंटेड होती। और सोल्यूशन की जो ईदर वाइज हैं, यानी कि सोल्यूशन जिसमें आपके पास कंपोनेंट ए की भी प्रेजेंस है और कंपोनेंट बी की भी प्रेजेंस है, उसको स्टूडेंट्स आप थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द ग्राफ कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू डिस्कस करते हैं और जियोटॉप्स और एजियोटॉप्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।